अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 41 श्री चुन्नीलाल साहू। श्री चुन्नीलाल साहू। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। मंत्री महोदय, माननीय सदस्य 41। माननीय सदस्य प्रश्न पूछे। मैं माननीय खाद्य मामले के मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में खाद्य निगम के वर्तमान में कितने गोदाम हैं तथा इन गोदामों में क्षमता से अधिक खाद्य का भंडारण किया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में खदान खत्म हो जाते हैं। यदि हाँ, इस संबंध में ब्यौरा क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में नए गोदाम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अथवा सरकार के पास लंबित है? यदि हाँ, तो इनके निर्माण के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में कुल भंडारण क्षमता स्वयं की और किराए की। आप आसन की बात नहीं मानेंगे तो आपको भी इजाजत नहीं मिलेगी। जब मैंने कहा आपको कि प्रश्नकाल के बाद आपको इजाजत दूंगा, बैठे अपनी सीट अच्छी पर। है और भंडारण की व्यवस्था अच्छी है। हमारे गोडाउन बहुत है, मतलब आप उसमें राज्य के पास 300 मैंने आपको बोलने के लिए कह दिया, आपको क्वेश्चन नंबर के बाद प्रश्नकाल के बाद मैं अलाउ करूंगा आपको सीट पर। वेयर हाउस अपने आप में किराए पर लेती है सरकार, भंडारण क्षमता की कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः एक बार इन गोदाम के संबंध में पूछना चाहता हूं। महासमुंद जिले के दूरस्थ अंचल सीमावर्ती क्षेत्र सरायपाली बसना में क्या एफसीआई स्वयं का अपना गोदाम बनाएगी, मैं मांग करता हूं। साथ ही इन दूरस्थ क्षेत्र से महाराष्ट्र चावल जाते हैं, जिनमें 3 बार परिवहन होता है, एक बार सड़क मार्ग से, फिर रेल मार्ग से, फिर सड़क मार्ग से। 3 बार परिवहन होने से खाद्यान्न की गुणवत्ता कम होती है तथा भाड़े भी ज्यादा लगते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सड़क के माध्यम से ही एक ही बार परिवहन की जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में भंडारण की क्षमता पर्याप्त है। राज्य सरकार के स्वयं के और भारत सरकार के वहाँ गोडाउन की कमी नहीं है। जितनी उपज होती है उससे अधिक भंडारण क्षमता है। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है और मैं चर्चा करने के लिए आपको प्रश्नकाल के बाद आपका शून्यकाल के अंदर मैं आपको अलाउ करूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री यहाँ बैठे हैं। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं है। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण काल, अमृत काल खंड चल रहा है। आप चर्चा करें, संवाद करें, सहमति करें, असहमति करें, आलोचना करें, सबको अलाउ करूंगा। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, प्रश्नकाल के बाद मैं आपको शून्यकाल के अंदर अलाउ करूंगा। लेकिन आपका ये रवैया संसदीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, उसके बाद मैं आपसे आग्रह भी नहीं करूंगा। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपको प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल के अंदर बोलने की अनुमति दूंगा। उपभोक्ता मामले के मंत्री यहां पर बैठे हैं, अगर आप सीट पर जाकर बैठते हैं तो, अगर आप सीट पर जाकर बैठते नहीं है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आप इतने बड़े दिल से जब आप कह रहे सबको अलाउ करूंगा, चर्चा कर दूंगा, जब भी ऐसे जो दिन में आके बाधा डालना ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। हम वर्ष में 3-4 बार बैठते हैं और बहुत लोग, बहुत एमपी, मेजॉरिटी एमपी ये चर्चा चाहते हैं, स्पेशली क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। उस तरफ भी कुछ लोग क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं। इन लोगों को चर्चा करने का इरादा है या नहीं है, ये स्पष्ट करे कांग्रेस पार्टी और उनके इको सिस्टम का जो फ्रेंड्स है वो स्पष्ट करे, ये मैं आग्रह करता हूं सर। श्री उदय प्रताप सिंह। मैं
आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सहित देश में एफसीआई के भंडारण के लिए उन्होंने खुद के गोदाम बनाए हुए हैं, लेकिन हम देखने में आता है पूरे देश में जो एफसीआई जिन गोदामों में अनुबंध के माध्यम से भंडारण करती है और जो एफसीआई के स्वयं के गोदाम हैं, तो जो हानि होती है, क्षति होती है एफसीआई की, वो स्वयं के जो भंडारण जहां उनके कर्मचारी अपने देखने के भंडारण करते हैं वहां ज्यादा क्षति होती है, और जो अनुबंध के आधार पर जहां पर भंडारण किया जाता है वहां क्षति कम होती है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या आगे आने वाले समय में जिस योजना में एफसीआई को कम से कम हानि हो, क्या उस दिशा में मंत्रालय आगे बढ़ेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से जुड़ा और पूरे देश से माननीय सदस्य ने पूछा है, कुल भंडारण क्षमता स्वयं की और किराए की 413 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है। राज्य एजेंसियों के पास 362,77,000 मीट्रिक टन। महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहती हूँ, 2014 के बाद से कहीं भी अन्न खराब नहीं हुआ। 2020 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज लागू करके साधारण व्यक्ति को नहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कहीं भी अन्न की बर्बादी नहीं हो रही। रमेश मांझी। में कितना एफसीआई गोडाउन है, इसका कैपेसिटी क्या है, नया गोडाउन खोलने के लिए कितना प्रपोजल उड़ीसा से आया है और नया गोडाउन के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के लिए मैंने अभी आपको बताया था, उड़ीसा के लिए हमारी सरकार पूरे देश के लिए सतत प्रक्रिया है और उड़ीसा में अपने गोदाम केवल 565 हैं और किराए पर 1552 गोदामों की कमी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोडाउन की व्यवस्था हमारी सरकार लगातार कर रही है। मैं माननीय सदस्य के सामने एक विषय जरूर रखना चाहती हूँ, ये जो साथ में खड़े हैं, मैं उनको भी एक संकेत देना चाहती हूँ। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गेहूं चावल बर्बाद हो रहा है। यदि मैं 2014 के पहले जाऊं तो कितना बर्बाद होता था, ये आंकड़े में प्रस्तुत कर सकती हूँ। आज कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, कहीं बरसात के कारण या बाढ़ आने के कारण कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा। श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूरे देश के उत्पादन का, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में हमने देश के 80 करोड़ों को कोविड के दौरान पिछले 2 वर्षों से दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रखने की कठिनाई में एफसीआई कर रही, और इन दौरान उत्तर प्रदेश से साइलो बनाने की मांग, क्योंकि माननीय वरिष्ठ मंत्री जी मौजूद हैं कि पूरे देश में जो एफसीआई के मौजूदा गोडाउन है, इसकी जगह पे अब साइलो गोडाउन्स बन रहे हैं, और उसकी जो डिमांड्स है कि उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में उसकी क्या नीति है, और क्या उत्तर प्रदेश में साइलो गोडाउन्स की और स्वीकृतियां जारी करेंगे, मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइलो सिर्फ गेहूं रखा जाता है, चावल नहीं रखा जाता। जहां जरूरत है उसके लिए उत्तर प्रदेश में भी स्वीकृति हुई है। चावल और गेहूं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए चावल कभी साइलो में नहीं रखा जा सकता। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश की बात की है, मैं उनके पास पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगी। सदस्यगण, पीयूष गोयल जी। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश भर में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिससे अनाज को बड़े एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके, अनाज को बहुत अच्छी तरीके से वितरित किया जा सके। और इसके लिए पूरे सदन को जान के खुशी होगी कि रेलवे मंत्रालय, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी
अन्य जो सरकारी विभाग हैं और कई राज्य सरकारों की मदद से हम आज देश में 249 साइलोस जिसकी कुल कैपेसिटी 111 लाख मेट्रिक टन होगी, इसका काम शुरू करना, उसका काम प्रारंभ कर दिया है। हर एक प्रदेश में जहां जहां आवश्यकता दिखी वहां पे ये साइलोस आ रहे हैं। ये हब एंड स्पोक मॉडल में आ रहे हैं, जिससे एक जगह पर बड़े पैमाने पे चावल को लाया जाएगा और फिर छोटे छोटे इलाकों में, क्षेत्रों में स्पोक्स के माध्यम से ये चावल लोकल उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश की बात की गई, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हरदोई, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, कुशीनगर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, रामपुर, जलाओं, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, भदोई, मेरठ, अमेठी, औरैया, बागपत, बलरामपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, कानपुर देहात, मऊ, फरुखाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, श्रावस्ती, बुलंदशहर, झांसी, सिद्धार्थनगर, कानपुर, संभल, चंदौली, बदायूं, बांदा और उन्नाव, इतने सारे क्षेत्रों में ये चावल के साइलोस आ रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक प्यार योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार को दिया है, मैं समझता हूँ सरकार भी दिन रात सेवा में लगी है, जनता की सेवा में लगी है। एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जाल चावल के साइलोस का मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी जो आशाएं, अपेक्षाओं को पूरा करने का काम मोदी जी ने शुरू किया है, जिसका काम योगी जी दिन रात आगे बढ़ा रहे हैं, इसका एक प्रमाण जनता के सामने रखा गया है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सदन चर्चा और संवाद के लिए आप सब चुनकर आए हैं। आप अपनी बात सदन में रखें, मुद्दों को सदन में उठाएं। जो विषय आप नारेबाजी कर रहे हैं, अच्छा हो, मैं आप सबको शून्यकाल के अंदर परमिशन दे रहा हूं। आप अपनी सीट पर जाकर बैठें, शून्यकाल के बाद आपको बोलने का मौका दूंगा। आप अपनी बात चर्चा से देश की जनता के सामने पहुंचाएं। अगर कुछ मुद्दे उठाना चाहते हैं तो ये सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। देश में संसद लोगों की अभिव्यक्ति के लिए, लोगों की भावनाओं को उठा करने के लिए, प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय में आप नारेबाजी करते हैं, तथ्य लाते हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। देश की जनता चाहती है सदन चले, यहाँ चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति इस लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो आप सीट पर जाकर बैठिए। ये नारेबाजी करने के लिए आपको सदन में नहीं भेजा है, ये तख्तियां लाने के लिए सदन में नहीं भेजा है। बहुत महत्वपूर्ण समय है संसद का और आप हमेशा नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Papers to be laid on the table. Item number 2, श्रीमती अनुप्रिया सिंह। श्रीमती अनुप्रिया। मेरे को करना है, मेरा नाम लीजिए। मिस्टर मेघवाल जी,
थैंक यू चेयरपर्सन सर। मैं आज की कार्यविधि में क्रम संख्या 2 पर श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम के आगे अंकित जो दस्तावेज हैं वो सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। आइटम नंबर 3 श्री राजीव चंद्रशेखर जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name. Please have your seat. At serial number 3 of the revised list of business for today. Please have your seat. 20th July 2022. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री देव सिंह चौहान जी। Honorable sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 5. GST वापस लो। पंकज चौधरी, सेक्रेटरी जनरल। नहीं चलेगी। देश की लूटना। Sir, I lay on the table the following 7 bills passed by the Houses of Parliament during the 8th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 2nd February 2022. 1. The appropriation number 2 bill 2022. 2. The appropriation number 3 bill 2022. 3. The Jammu and Kashmir appropriation bill 2022. 4. The Jammu and Kashmir appropriation number 2 bill 2022. 5. The finance bill 2022. 6. The appropriation bill 2022. And 7. The Constitution, Schedule Caste and Schedule Tribes Orders Amendment Bill 2022. I also lay on the table a copy each duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 4 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. 1. The Constitution, Schedule Tribes Order Amendment Bill 2022. The Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. The Criminal Procedure Identification Bill 2022. And the Chartered Accountants, the Cost and Worth Accountants and Company Secretaries Amendment Bill 2022. आइटम नंबर 4 है श्री पंकज चौधरी जी। वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं अधिसूचना संख्या 17/2022, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 18/2022, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 19/2022, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 20/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री सत्यपाल सिंह जी। Speaker sir, with your kind permission, as listed against my name in today's list of business, I present the following reports, Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2022-23. 51st report on assessment of assessees in entertainment sector DT and 52nd report on construction and utilization of limited height subway. Thank you, sir. Thank you. Item number 7, Dr. Jitendra Singh ji. Speaker sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 357th report of the Departmental Related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on the demand for grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Earth Sciences. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Item number 8, Shri Megwal ji. Honorable Chairperson, sir, on behalf of my colleague Ashwini Kumar Choube ji, to make the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 11th report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on price rise of essential commodities, causes and effects pertaining Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Second, the status of implementation of the recommendations contained in the 19th report of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution on demand for grants 2022-23 pertaining to the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Thank you. Item number 9, Shri Megwal ji. Thank you, Chairperson, sir. On behalf of my senior colleague Shri Prahlad Joshi ji, with your kind permission, I rise to move
that this House do agree with the 34th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19th July 2022. Thank you. The question is that the House do agree with the 34th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 19 July 2022. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The report is adopted. Matters under Rule 377. Shri Mohan Bhai Kalyanji Kaundaria. Shri Mohan Mandavi ji. हेलो हेलो महेंद्र भाई कॉल अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि एवं किसान मंत्री को श्री मैं अवगत करना चाहता हूँ। मोहन भाई माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय No, please have your seat. मंत्री This is not appropriate. Please have your seat. के ध्यान सिंचाई और बंद की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। राजकोट और मोटी जिला सहित पूरे गुजरात में नई सिंचाई और बंद के स्वरूप में खेती के लिए जल आपूर्ति करने जाती है। जल की आपूर्ति प्रधानमंत्री सिंचाई योजना अंतर्गत लिफ्ट इरिगेशन में कन्वर्ट किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा भूमि सिंचित हो सकती है, इसलिए उपयोग में लाया जा सकता है और किसानों की आय में बढ़ोतरी एवं फसल का उत्पादन में मददगार साबित हो सकता है। मैं आपके द्वारा किसान हित नहीं सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन में जल्दी से जल्दी परिवर्तन करने के लिए Please take your seat. माननीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री को आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। थैंक यू। श्री मोहन मंडावी जी। अध्यक्ष महोदय, कांकेर जिला के प्रत्येक विकास खंड में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में यदि कांकेर जिले के विभिन्न विकास खंडों के दर्ज आंकड़े प्रस्तुत करें तो 1685 है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले के विकास खंडों की प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों की लगभग दर्ज संख्या 65,000 है, लेकिन 4 वर्ष पहले खुले अंग्रेजी माध्यम के इस स्कूलों के लिए न विद्यालय भवन है, न ही जगह है, न ही शिक्षक और न ही अधोसंरचना विकास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई पहल की जा रही है। वर्तमान में यह अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय का कोई सुध लेने वाला नहीं है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाने पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन उक्त स्कूलों में शासन प्रशासन उन गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अतः सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पूरे राज्य के विकास खंडों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की शिक्षा भवन एवं शौचालय तथा आवश्यक अधोसंरचना का विकास किया जाए, जिससे गरीब बच्चों का अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री रोडमल नागर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना रामगंज मंडी भोपाल, जो 2013 में रामगंज मंडी से झालावाड़ तक लाकर बंद कर दी गई थी, जिसे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से प्रारंभ कर फास्ट ट्रैक में शामिल किया गया है। विभागीय उदासीनता के कारण रामगंज मंडी भोपाल परियोजना का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे गति प्रदान कर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू। श्री
नारायण भाई कचड़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे NH 351 महुआ, सावरकुंडला, अमरेली, वड़िया, जैतपुर, जो कि 2015 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित की गई थी, इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। उसका अलाइनमेंट फरवरी 2019 में फाइनल हुआ, जिसका NHAI के अनुसार ट्रैफिक कम होने की वजह से 4 लेन में तब्दील करने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद मैंने अधीक्षक इंजीनियर के साथ मीटिंग की और उनकी समीक्षा बताई। उनकी ओर से 9, 10 और 11 नवंबर 2021 को वापस ट्रैफिक सर्वे किया गया, जिसमें अमरेली और सावरकुंडला के बीच 1200 PCU के ज्यादा ट्रैफिक आया था। सर्वे के अनुसार ट्रैफिक 4 लेन का मालूम पड़ा है। इसके पहले जो ट्रैफिक सर्वे कराया गया था तो लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कम आया था, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। परंतु ये फरवरी और मार्च के 2021 में अगर ये रिपोर्ट देखी जाए तो 4 लेन का ट्रैफिक मिला हुआ है। तो दूसरा ये कि अभी हाल ही में जो रोड है वो 10 मीटर की है और अभी से जो वार्षिक योजना की घोषणा हुई है इसमें भी ये रोड 10 मीटर का बन रहा है। तो महोदय, मैं आपको ये रोड पूरे जिले के लिए मात्र एक ही रोड है, तो गुजरात पिपावाव पोर्ट का जोड़ते हो ये कई उद्योग है, GIDC भी है। अंत में मैं आपसे माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस रोड को नए रूप से 45 मीटर का जमीन अधिग्रहण किया और 4 लेन बनाया जाए, क्योंकि ये अमरेली जिले की मेरे क्षेत्र के मात्र एक ही नेशनल हाईवे है। इसका ट्रैफिक भी ज्यादा है। अभी जो घोषणा हुई है इसमें सिर्फ पैसा खर्च होगा, ट्रैफिक के सुधार नहीं होगा। तो इस रोड का जनहित में और अगले समय को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, जिससे पैसा की बर्बादी ना हो। धन्यवाद। डॉक्टर रमेश चंद बिंदी। श्री S मुनुस्वामी जी। श्री विद्युत वरण महतो जी। श्री सुधाकर तुकाराम शरंगे जी। अध्यक्ष महोदय, लातूर स्टेशन पर पिट लाइन बनाने की मांग बहुत पुरानी है, पर मैं जब भी लातूर स्टेशन से नई रेल आरंभ किए जाने का अथवा यात्री की सुविधाओं के बारे में मैं कोई मांग उठाता हूं तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन प्लीज बी सीटेड। कारण यह संभव नहीं है। इस कारण इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कोई नई रेल शुरू नहीं की गई है। लातूर स्टेशन पर यात्री व बाल आवागमन विगत कई सालों से काफी बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू होने के जाने से यहाँ यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार किया जाने की आवश्यकता है महसूस किया जा सकता है। पीट लाइन के बन जाने से केवल यात्रियों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप यहाँ से नई रेल शुरू करने की सुविधा हो पाएगी। अपितु मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों से जोड़ना संभव हो जाएगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि लातूर स्टेशन पर पीट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रदान कर इसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। मराठा जनता की मांग है लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री की सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके। धन्यवाद। श्री भागीरथ चौधरी जी। सभापति महोदय, आपने मुझे 377 के अंतर्गत अविलंब महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अजमेर संसदीय क्षेत्र राजस्थान में स्थित किशनगढ़ हवाई अड्डे से वर्तमान में दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, सूरत एवं मुंबई की नियमित हवाई सेवाएं चल रही है, लेकिन देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें प्रारंभ नहीं होने से एयरपोर्ट का अधिकाधिक एवं समग्र उपयोग नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में किशनगढ़ एयरपोर्ट पर इसकी क्षमता अनुसार 70-80 यात्री भार वाले एयर वाहनों का आवागमन हो पा रहा है, जबकि उक्त एयरपोर्ट को जयपुर एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसी के चलते एयरपोर्ट के रनवे
एवं टर्मिनल विस्तार की कवायद विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है, लेकिन रनवे विस्तार कार्य में ग्राम टुकड़ा की 2 पहाड़ियों की चोटियों की कटाई एवं ग्राम गगवाना में स्थित प्रसार भारती के आकाशवाणी टावर की ऊंचाई कम करने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि उक्त दोनों ही अड़चनों को दूर करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी एवं राज्य सरकार के द्वारा भौगोलिक सर्वेक्षण के साथ साथ 2 बार प्रशासनिक स्तर पर सर्वे भी कराया जा चुका है और वर्तमान में उक्त दोनों पहाड़ियों की कटाई के लिए वन विभाग की एनओसी एवं आकाशवाणी के टावर के स्थानांतरण की पत्रावली विभागीय स्तर पर स्वीकृत हेतु विचाराधीन है। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध करता हूं कि व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए किशन अजमेर एयरपोर्ट के विस्तार में आ रही उक्त दोनों बाधाओं को दूर कराकर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा यथाशीघ्र सकारात्मक विभागीय कार्रवाई कराई जाए, जो इस परियोजना पर हुआ करोड़ों रुपए का निवेश बहुउपयोगी साबित हो। धन्यवाद। थैंक यू। श्री उन्मेष बी पाटिल जी। श्री अजय निषाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर से बरौनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 जो 4 लेन में तब्दील करने की आवश्यकता है। महोदय, ये सड़क माननीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग के 4 लेन में तब्दील होने से उत्तर बिहार के लोगों को समग्र विकास को गति मिलेगी। उक्त राजमार्ग को 4 लेन में तब्दील करने से चिर परिचित मांग जो माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से व्यक्तिगत तौर से भी अवगत हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं मुजफ्फरपुर की एक सभा में मेरी मांग को मंच पर से हजारों लोग की उपस्थिति में इसको 4 लेन में तब्दील करने की घोषणा भी की थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद इस सड़क में उठाए गए सकारात्मक कदम के चर्चा के अलावा भौतिक रूप से अभी तक कुछ काम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे समय में जब माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में हम सड़क के क्षेत्र में 20 कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिस पर पूरे देश को नाज हो रहा है, ऐसे में जमीन पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे आमजनों को आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जनहित में यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को कार्यान्वयन की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रमा देवी जी। समय पर पहुंच गए। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान लोहार समाज की समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सन 1950 ईस्वी में रोमन लिपि में लोहरा जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अनुसूचित जाति किया गया है। जिस तरह से केरल में केरला, कर्नाटक में कर्नाटका, योग को योगा इत्यादि लिखा जाता है, इसी तर्ज पर लोहार को संविधान में लोहरा लिखा गया। लेकिन सन 1906 में संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 के द्वारा लोहरा का हिंदी रूपांतर लोहरा कर दिया गया, जिसके कारण लोहार समाज को मिलने वाला अनुसूचित जनजाति का अधिकार छिन गया। क्योंकि बिहार में लोहरा और लोहार नाम का कोई जाति निवासी नहीं करती है, ऐसी परिस्थिति में लोहार समाज के लोग अपने मूल अधिकार से वंचित हो रहे हैं। बिहार में लोहरा या लोहरा जाति नहीं पाई जाती और न ही लोहरा के निवास, जनसंख्या एवं भूमि संबंधित दस्तावेज ही बिहार सरकार के पास उपलब्ध है। अतः सदन के माध्यम से
सरकार से अनुरोध होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम 48/2006 को रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे लोहार जाति को पूर्व की भांति अनुसूचित जाति के रूप में खोया हुआ अधिकार उसको मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रीति पाठक जी। गुंडा टैक्स बंद करो, श्री विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर के सेल के 1180 हेक्टेयर भूमि पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDC के तहत अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त संबंध में NICDC के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारत सरकार श्री अमृतलाल मीणा ने झारखंड सरकार एवं उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर गढ़वा को पत्र लिखकर उक्त भूमि पर 6 बिंदुओं पर प्रतिवेदन की मांग की थी। उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना से झारखंड राज्य के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन संभावित है एवं राज्य का संतुलित विकास में भी बहुत बड़ा योगदान होगा एवं उद्योग के साथ साथ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा, जिससे गढ़वा जिला जो आकांक्षी जिलों की सूची में आता है, आकांक्षी जिलों की सूची से निकल सकेगा एवं अन्य विकसित जिलों की सूची में आ खड़ा होगा। अतः आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की स्थापना है तो अग्रतर कार्रवाई कराने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने 377 पर बोलने का मौका दिया है। सभापति महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत सारण प्रमंडल के जिला सारण एवं जिला सीवान में परिसीमित मेरा लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज है। इसी प्रमंडल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, देश को दूसरी आजादी दिलाने वाले लोकतंत्र के रक्षक भारत रत्न लोक जयप्रकाश नारायण जी एवं महान शिक्षाविद मौलाना मजरूर हक साहब की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली रहा है। ऐसे महान विभूतियों की जन्मस्थली एवं कर्मस्थली तथा मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक आधुनिक अवसर उपलब्ध कराने की अति आवश्यकता है। सभापति महोदय, बिहार तो ऐसे ही अति पिछड़ा राज्य है, उसमें भी मेरा लोकसभा क्षेत्र हर क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। आज हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल एवं क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2024 तक देश के सभी प्रखंडों में PM श्री स्कूल के नाम से आदर्श स्कूलों का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। यह बहुत ही लाभकारी एवं जनहितकारी योजना है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि इस योजना के तहत मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों जैसे पन्नापुर, तरैया, मसरक, बनियापुर, लहलादपुर, एकमा, मांझी, जलालपुर, भगवानपुर हाट, महाराजगंज, बसंतपुर, लकड़ी नवीगंज एवं गोरिया कोठी के एक एक विद्यालय को चयनित कर उक्त योजना के तहत अपग्रेड किया जाए। सभापति महोदय, अतः मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में PM श्री स्कूल उन्नयन हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए, जिससे कि मेरे क्षेत्र की जनता के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में सरकार का सराहनीय सहयोग मिल सके। सभापति महोदय, श्रीमती
रामा देवी जी ने जो बात उठाई है, मैं उसका भी समर्थन करता हूं। यह बात होना चाहिए। धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल साहू जी। सभापति महोदय, आपने मुझे 377 में बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की कृषि ज्यादातर मौसम पर निर्भर करती है। अनेकों बार किसानों की फसल अल्प वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है और किसान कृषि कार्य करने में निस्सहाय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में लागू कर किसानों को राहत देने का कार्य किया गया, लेकिन इसमें भी राज्य सरकार द्वारा चिन्हित ग्रामों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि को समय में नहीं देना कृषि कार्य को कमजोर करना है। किसानों के लिए एक अभिशाप ही है। महोदय जी, छत्तीसगढ़ में मेरे लोकसभा महासमुंद क्षेत्र अंतर्गत कृषकों को पिछली फसल के समय जिन ग्रामों में अल्प वर्षा के कारण फसल नष्ट हुई है, अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिलने के कारण किसान काफी आक्रोशित है, जिन्हें वर्तमान में कृषि के लिए बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाइयां खरीदने की अति आवश्यकता है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर किसान कृषि कार्य से पिछड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण किसान आज योजना से वंचित होकर खुद ठगा सा महसूस कर रहा है। अतः सरकार से निवेदन है कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए राज्य छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि अति शीघ्र प्रदाय कराने हेतु निर्देशित करें, ताकि किसानों को अपनी कृषि कार्य करने में उक्त योजना का लाभ समय पर मिल सके। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री सुदर्शन भगत जी। सभापति महोदय, जैसा कि आपको विदित है, मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा जनजाति बहुल ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है। आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए प्रयास जारी है। आदरणीय महोदय, मैं आपका ध्यान यहाँ की युवाओं की खेल प्रतिभा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गुमला एवं लोहरदगा जिलों के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में देश का मान बढ़ा चुके हैं। आज भी अनेक राष्ट्रीय टीमों में यहाँ के युवक युवतियाँ खेल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स आदि खेलों का परंपरागत रूप से प्रचलन है। विशेषकर बेटियों की बात करूं तो उन्होंने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खेल की अपार प्रतिभाओं से संपन्न यहाँ के युवा आधुनिक खेल परिसरों के अभाव में अभ्यास करते हैं। इन्हें यदि उचित वातावरण और अत्याधुनिक खेल परिसर एवं प्रशिक्षण मिल जाए तो हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा, ओलंपिक सहित अन्य खेलों में देश का मान बढ़ा सकेंगे। आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोहरदगा जिले में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाए। मेरा निवेदन है कि लोहरदगा जिले में स्टेडियम के निर्माण कर देश के जनजाति बहुल ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों का उत्साह या मनोबल को बढ़ाने एवं यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों के अवसरों का सृजन करने में केंद्र सरकार अपनी निर्णायक भूमिका निभाए। मुझे विश्वास है देश के युवाओं के प्रेरक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार लोहरदगा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कर देश के समस्त जनजातीय अंचलों को उपहार देकर अनुग्रहित करेगी। इससे अनेकों अभावों में अपना कठोर परिश्रम निरंतर अभ्यास कर प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विद्युत बरन महतो जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब वंचित बीमारियों से पीड़ित बीमारियों को योजना का लाभ मिला है। ये देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरगामी
सोच और गरीब के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता करता है। महोदय, जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसे अस्पताल है जिसका करोड़ों रुपया भुगतान नहीं होने के कारण इन अस्पतालों में गरीब इलाज बंद हो गया। ऐसे अस्पताल का निम्नलिखित है: मेरिक्सो अप्रोक्स, ब्रह्मानंद हॉस्पिटल सरायकेला, मेडिटिना हॉस्पिटल सरायकेला, गंगा मेमोरियल जमशेदपुर, दया हॉस्पिटल जमशेदपुर, अपूर्वा ईशान जमशेदपुर, साकेत हॉस्पिटल जमशेदपुर, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड जमशेदपुर, मेहरबाई टाटा जमशेदपुर, डॉक्टर टी मिश्रा यूरोलॉजिस्ट जमशेदपुर। अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त अस्पताल का आयुष्मान योजना के तहत बकाया राशि भुगतान करने की कृपा की जाए तथा इन अस्पतालों को विभिन्न बीमारियों को पीड़ित गरीबों को परिवार को समुचित इलाज हो सके। धन्यवाद। Members, please take your seat. Please, see, the house can't run like this. Please take your seat. Your members also have please take your seat. Rest of the members may lay their matters on the table of the house. The house stands adjourned to meet again at 4 p.m.